हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू डी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग करंट अफेयर्स में अपने विथ न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और अभी तक अगर आपने डी आई एस को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग आज कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस। जो पहला न्यूज है हमारा वो है संत कबीर दास, है ना। इनसे संबंधित न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहा। क्या था महत्वपूर्ण बातें, आइए इनके बारे में देखेंगे। देन है उसके बाद हौदियदाह जो है पोर्ट, दैट वाज इन न्यूज। हौदियदाह पोर्ट न्यूज में रहा, चर्चा में रहा, क्यों रहा इस पे भी देखेंगे। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट, ठीक है ना। अब स्टेट ऑफ द वर्ल्ड जो है यहाँ पर यूएनएफपी रिपोर्ट जो आई है, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि क्या इससे रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जैसा कि मैंने आप सबसे अभी कहा कि अगर आपने DIS को नहीं किया है लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, है ना। आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ जी, आप लोग इसको जो है यहाँ पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको डेली यहाँ करंट अफेयर्स मिल रहा है, डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ यहाँ पे मिल रही है। सो जो है इसको आप लोग क्या करें यहाँ पे। चलिए जी, अब आते हैं यहाँ पर। जो पहला न्यूज है हमारे यहाँ पर इससे रिलेटेड है, वो है संत कबीर दास के बारे में। देखिए इनके दोहे, है ना। उसके अलावा संत कबीर दास जी के बारे में अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि स्पेशली अगर हम लोग देखें तो भक्ति आंदोलन, जो भक्ति आंदोलन चल रहा था भारत में उस समय पर, तो भक्ति आंदोलन से रिलेटेड क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। और साथ के साथ भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा क्या रहा है, रोल रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये वो समय था इंडिया में भक्ति आंदोलन के दौरान, जब हम लोग क्या देख रहे थे, जिस समय पर बहुत सारे जो पहले से चले आ रहे जो नॉर्म्स थे, है ना, जो बहुत सारे सोशल बिहेवियर्स थे, इन सारी चीजों को चेंज करने के लिए एक बिल्कुल क्या है, कटाक्ष करना सोसाइटी को, सोसाइटी के उस तरह के बिहेवियर्स या उस तरह के प्रैक्टिसेस को चैलेंज करना उस दौर में ये अपने आप में क्या थी, बड़ी बात थी। तो भक्ति आंदोलन में जब हम लोग नाम देखते हैं कि कुछ ऐसी पर्सनालिटीज जिन्होंने वाकई में भक्ति आंदोलन को एक अलग दिशा दे दी, और जिसके माध्यम से हम क्या देखते हैं कि समाज में वी कैन सी दैट एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि एक चेंज आया, है ना। सोच जो है वो बदलने की स्थिति तक पहुंची, तो उसमें संत कबीर दास जी का नाम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इनसे रिलेटेड जो है पहला न्यूज। प्राइम मिनिस्टर पेज ट्रिब्यूट टू संत कबीर दास ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, है ना। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पेड हार्टफुल ट्रिब्यूट्स टू संत कबीर दास ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी ऑन 11th of June, acknowledging his lifelong dedication टू सोशल हार्मोनी एंड रिफॉर्म। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि इन्होंने अपने पूरे आजीवन, अगर हम लोग देखा जाए तो इन्होंने सामाजिक बदलाव के क्या रहे, ये अग्रदूत रहे। और इन्होंने सोशल चेंजेस को लेकर के क्या है, बहुत बड़े लेवल पर कटाक्ष भी किया सोसाइटी के एक ऐसे वर्ग को जो कि चैलेंज नहीं दिया जा सकता था, उन्हें चैलेंज किया गया। तो ये अपने आप में क्या था, एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस टाइम पर। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे डियर ऑल स्टूडेंट, जब बात करते हैं तो अभी के टाइम पर देख लीजिए, जब सोसाइटी में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, जैसे अगर कहा जाए तो स्टिल वी हैव सम चैलेंजेस। ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारे सोसाइटी के सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुके हैं, सारी समस्याएं जा चुकी है, नो, वी कांट से लाइक दैट। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि सोसाइटी में जैसे अभी तो क्या कि भाई अभी जो है बात होने लगी है, नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी, बट व्हाट अबाउट दैट, उस टाइम पीरियड पे इतनी बड़ी चुनौती को स्वीकार करना, है ना। उस टाइम पीरियड पे खास तौर से जो भी समस्याएं हैं उसको क्या करना, उसको हाईलाइट करना, ये अपने आप में क्या था, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आइए देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू संत कबीर दास ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी ऑन 11th of June। प्रधानमंत्री ने संत कबीर दास को उनकी जयंती पर 11 जून को श्रद्धांजलि अर्पित की। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे देश में इस तरह के जो जितने भी व्यक्तित्व हैं, जैसे भक्ति आंदोलन के दौरान आप देखेंगे यहाँ पर कि खास तौर से चाहे दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर भारत हो, दोनों ही जगह पे हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि
अलग अलग व्यक्तित्व, मशहूर व्यक्तित्व या पर्सनालिटीज, एक ऐसे पर्सनालिटीज रहे जिन्होंने समाज में चेंजेस के बारे में बात की, और दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि हमारा जो आज हम जिस तरह से जिस सोसाइटी में हैं, ये सोसाइटी ऐसे नहीं बन गई है, इसने भी एक लंबा संघर्ष देखा है। तो आइए देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। आइए देखते हैं अर्ली लाइफ संत कबीरदास। ही वॉज 15th सेंचुरी इंडियन पोएट एंड मिस्टिक, है ना, 15वीं शताब्दी के भारतीय कवि, रहस्यवादी थे, है ना। ये आप भक्ति आंदोलन, जो कि मैंने आपसे कहा कि ही वॉज द फ्रंट लीडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट ऑल्सो। He was born in Kashi, Varanasi. Though details of his life are largely based on the legends and scattered sources like the Bijak, Adi Granth and Dabistani Tawarikh. अब इनके बारे में देखा जाए कि हमें इनके बारे में जानकारी जो है, तो इनका जन्म काशी, वाराणसी में हुआ था। हालांकि उनके जीवन का विवरण जो है वो काफी हद तक किंवदंतियों और बीजक आदि ग्रंथ, है ना, उसके अलावा दाबिस्तानी तवारीख जैसे बिखरे स्रोतों पर आधारित है। यानी वी डोंट हैव मच सोर्सेज लाइक दैट, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ हिज अर्ली लाइफ। ओके, लेकिन इनके खुद के जो कार्य हैं, जैसे कबीरवानी आप पढ़ते होंगे यहाँ पर, तो कबीरवानी जो है उसमें इनके द्वारा लिखे गए दोहे, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि इनके अर्ली लाइफ में जो है हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है बहुत स्ट्रगलिंग था, लेकिन हाँ, इन्हें आध्यात्मिकता में, यानी ही डेवलप्ड अ डीप स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन एंड साउट इंट्यूशन अंडर द सेंट रामानंद, ठीक है ना। तो इन्होंने, चूंकि अध्यात्म की तरफ क्या थे, काफी जो है इनका झुकाव था, सो दैट्स वाई इन्हें अध्यात्म में गहरी रुचि होने के कारण जो है इन्होंने संत रामानंद जो थे उनसे इन्होंने क्या की, दीक्षा ली। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि उसके बाद जो है संत कबीरदास जी ने, इनके जो दर्शन थे, बेसिकली यहाँ समझिएगा, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ भक्ति मूवमेंट, हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि भक्ति मूवमेंट के दौरान खास तौर से जो दर्शन, इन लोगों के जो फिलॉसफिकल थॉट्स रहे, उसने लोगों को क्या किया, चेंज करने के जो है कगार पर, या ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से उसने क्या किया, इन्होंने लोगों को इंस्पायर्ड किया, पहली बार सोचने पे मजबूर किया। जैसे हिज फिलॉसफी वाज शेप्ड बाय एलिमेंट्स ऑफ उपनिषदिक नॉन ड्यूअलिज्म, इस्लामिक मोनिज्म एंड द भक्ति ट्रेडिशन। यानी इनके दर्शन में जो है उपनिषदिक अद्वैतवाद, इस्लामिक अद्वैतवाद, भक्ति परंपरा के तत्वों से ये प्रभावित थे। He strongly rejected caste, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन, आइडल वर्शिप एंड उसके अलावा एम्प्टी रिचुअल, एम्फेसाइजिंग डिवोशन, इनर ट्रूथ एंड मोरल लिविंग इंस्टेड। इन्होंने जातिगत भेदभाव, मूर्ति पूजा, खोखले कर्म कांडों को दृढ़ता से क्या किया, खारिज किया, और इसके बजाय इन्होंने भक्ति के आंतरिक सत्य और नैतिकता पर, जीवन पर बल दिया। देखिए, ये क्लियर कट इन्होंने कहा था कि देखिए उन्होंने धर्मों में जिस प्रकार के आडंबर होते हैं, है ना, जिस प्रकार के आप देखेंगे क्या कि उसमें बहुत ज्यादा प्रोपोगंडा, कई बार क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा आडंबर, बहुत ज्यादा कर्मकांडी हो जाते हैं, तो इन सब का इन्होंने क्या किया, आलोचना किया। इन्होंने क्लियर कट कहा कि देखिए, इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी जब तक कि आपकी खुद की समझ जो है वो डेवलप ना हो जाए। तो खुद की समझ डेवलप करने के लिए क्या होगा, आपको यू हैव टू गो थ्रू विद द मेडिटेशन ऑल्सो, है ना, आपको रहस्यवादी बनना पड़ेगा। आप उस रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे, तभी ईश्वर के समक्ष, अगर हम लोग बात, वैसे एक चीज और बता दूं कि ये आस्तिक नहीं थे, जो ईश्वर में आस्था रखे नहीं, इन्होंने सब पे क्या किया है, इन्होंने कटाक्ष किया, बताया, और इनका एक अपना नजरिया था, है ना, जीवन को समझने का। ये देख सकते हैं आप लोग कि ये उपनिषद से क्या थे, प्रभावित थे, अद्वैतवाद के जो फिलॉसफी है उससे प्रभावित थे। सो ही रोट अ मिक्स ऑफ लोकल डायलेक्ट्स, हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी, उर्दू एंड पर्शियन, मेकिंग हिज पोएट्री एक्सेसिबल येट रिच इन मिस्टिकल सिंबलिज्म। इन्होंने स्थानीय बोलियां हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के मिश्रण में लिखा, और जिससे उनकी कविताएं सुलभ होने के साथ साथ रहस्यवादी प्रतीकात्मकता से समृद्ध रहीं। उन्होंने गुरु नानक जैसी हस्तियों और कबीर पंथ जैसे आंदोलनों को भी प्रभावित किया, ठीक है ना। तो इनके बारे में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो उस समय पर, यानी ही इन्फ्लुएंस्ड फिगर्स लाइक गुरु नानक देव जी एंड मूवमेंट्स लाइक द कबीर पंथ ऑल्सो। तो कबीर पंथ ही एक मूवमेंट के तौर पर भी उभर के सामने आया,
है ना। एक ऐसा पंथ निकल के आया जिससे जो लोग उनसे जुड़े हैं वो क्या है, वो उनकी अपनी सोच है जो संत कबीर जी के दर्शन से क्या है, प्रभावित है। अब देखते हैं, ही इज नोन फॉर हिज सिंपल एंड प्रोफाइंड कप्लेट्स। कबीर के दोहे बहुत फेमस है, इनके दोहे जो हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। विच आर रिच इन मिस्टिकल सिंबलिज्म एंड एवरीडे मेटाफोर्स, ठीक है ना। वे अपने सरल और गहन दोहे, कबीर के दोहे के लिए जाने जाते हैं, जो रहस्यमय प्रतीकात्मकता और रोजमर्रा के रूपकों से क्या है, भरपूर है। द कबीर बीजक इज प्रिजर्व्ड by the Kabir Panth, the path of the sect of the Kabir in Varanasi and elsewhere in उत्तर प्रदेश। कबीर बीजक को कबीर पंथ यानी कि कबीर का मार्ग या संप्रदाय द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित किया गया है। अभी जैसा कि मैंने आपसे बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं कबीर पंथ से क्या है, जुड़े हुए हैं ना, हमको कहते हैं कि वो कौन है भाई, कबीर पंथी हैं। तो इट मीन्स कि वो जो कि संत कबीर दास जी के विचारों से क्या है, बहुत प्रभावित हैं, इनके दर्शन से क्या है, बहुत प्रभावित है। हालांकि इनकी आलोचना भी हुई है कई जगह, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कटाक्ष किया है सभी धर्मों पर, है ना, सभी धर्मों के कर्म कांडों पर, उनके रिचुअल्स पर। तो कई जगह इन्हें क्या किया गया, इन्हें कई जगह इनका जो है आप देखेंगे इनकी आलोचना भी हुई है। बट स्टिल ये कहा जाए कि कबीर दास जी का अगर हम लोग बात करें कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है इन द सोसाइटी, सो व्हाट वी कैन सी स्पेशली द जो कह सकते हैं कि चेंज इन द माइंडसेट को चेंज करना और एक नई विचार को लेकर के आना, कॉन्सेप्ट ऑफ अ न्यू आइडियोलॉजी, ठीक है ना, ये अपने आप में क्या था, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था ऑफ कबीरदास जी। तो देखिए संत कबीरदास जी, तभी तो मैंने आपसे कहा कि हमारा जो भारत देश है ना, यहाँ हमारे यहाँ इतने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और आप देखेंगे महान व्यक्तियों के आदर्शों से क्या है, हमारा देश बना है और खड़ा हुआ है। और जिसमें संत कबीर दास जी, इनके विचार, इनके दोहे, इनका समाज के बारे में सोच, ठीक है ना, और सामाजिक रखरखाव को किस प्रकार से इन्होंने अपनी सोच के माध्यम से प्रभावित किया एट दैट मोमेंट। अब आप सोच सकते हैं कि जहां मैंने अभी आपसे कहा कि नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी, बट स्टिल आप देखेंगे कि चाहे हम लोग ये कहें कि ठीक है भाई, अभी हम लोग कहते हैं कि भाई समाज में ये कुरीतियां नहीं होनी चाहिए, ये कुरीतियां नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल दे आर इन प्रैक्टिसेस, है ना। बहुत चाह के भी समाज से आप बहुत सारे, जैसे अगर हम लोग बात किया जाए, सो यू कैन सी दैट अभी भी क्या है, भारत में बहुत सारी चीजें जो है अभी भी हिडन फॉर्मेट में चल रही हैं, वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई हैं, जो कुप्रथाएं हैं। तो इन सब के लिए हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो चेंजेस की बात की गई वो संत कबीरदास जी के द्वारा, खासतौर से उनके दोहे के माध्यम से, उनकी सोच के माध्यम से। तो आइए, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसमें इसलिए ये अगर बात की जाए तो खास तौर से एक नई आइडियोलॉजी है ना, कबीर पंथ, नई आइडियोलॉजी जिसमें आप देखेंगे कि सभी धर्मों के प्रति अगर कहा जाए तो सभी धर्मों के विषय में इन्होंने बताया, है ना, आलोचनाएं की। साथ के साथ समाज में कैसा होना चाहिए, समाज में किस तरह से क्या क्या बुराइयां हैं, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, हम क्या करें कि हमें जो है खास तौर से देखिए जितना सरल रहिए, जितना सहज रहिए और जितने रियल रहिए, है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर द कबीर वाणी और एज पर द कबीर जो है फिलॉसफी, कि आप जितना सत्य हैं, जितना सरल हैं और जितना आप क्या है, सही हैं, वही क्या है, वही सत्य है। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द संत कबीरदास जी। चलिए अब आते हैं यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल न्यूज, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी देखेंगे यहाँ पे, होदियादाह पोर्ट, ठीक है ना। अब ये होदियादाह पोर्ट जो है ये न्यूज में है, ये चर्चा में है। ये क्यों चर्चा में है, तो यहाँ आपको मैं बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को याद होगा कि लास्ट ईयर जो है आप लोगों ने सुना होगा हाउती विद्रोहियों के बारे में, है ना, हाउती रिबेलियन के बारे में है जो सुनने में आया था यहाँ पर। इसमें इजराइल की क्या भूमिका है, इसमें यमन की क्या भूमिका है। तो इंटरनेशनल फ्रंट पे अगर देखा जाए तो आप क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कॉन्फ्लिक्ट और ये सब क्या है, एज इट इज क्या दिख रहा है आपको कि ये अभी भी क्या है, चल रहा है। तो होदियादाह पोर्ट जो है ये क्यों न्यूज में रहा, वाई दिस इज ए न्यूज, और यहाँ ध्यान रखिएगा कि खास तौर से आपके आईआर के लिए, चूंकि देखिए यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है ना, और आपको यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द योर इंटरनेशनल रिलेशंस,
इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरह के जो प्रश्न हैं वो बन जाते हैं, है ना, कि क्या है ये, अभी अगर देखा जाए वैश्विक स्तर पे भी देखा जाए तो ये जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है इसके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं ऑन द ग्लोबल फोरम, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं होदियदा पोर्ट के बारे में। इजराइल कंडक्टेड, यहाँ देखिएगा, इजराइल कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एवर नेवल स्ट्राइक ऑन यमन्स Hodiyada port, targeting docks illegally used Houthi rebels to transfer वेपन्स। अभी हाल ही में इजराइल ने यमन के होदेदाह बंदरगाह पर अपना पहला नौसैनिक हमला किया है, जिसमें कथित तौर पर हौथी विद्रोहियों द्वारा हथियारों को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इजराइल के संदर्भ में, चूंकि देखिए आपको अभी क्या है ना कि स्पेशली जब आप आईआर कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, तो आप आईआर में 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है आज के टाइम पर, स्पेशली फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव। आपका जो मुख्य परीक्षा के संदर्भ में अगर मैं बताऊं यहाँ पर, हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है, जो बातें ध्यान रखनी है वो ये है, जैसे आपको इजराइल ध्यान रखना है ना, क्योंकि इजराइल से लगातार आप क्या देख रहे हैं, चाहे वो पैलेस्टीन हो जाए, चाहे वो गाजा हो जाए, तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा क्या है यहाँ पर बना हुआ है। तो इजराइल और आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे गाजा हो गया, ठीक है ना, चाहे वो आपको फिलिस्तीन हो गया, हाँ, फिलिस्तीन गाजा को लेकर के क्या डिस्प्यूट यहाँ पर रहा। उसके अलावा आपने देखा यहाँ पर कि इस बीच में इजराइल और ईरान के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग बात करें, चूंकि ये जो बात कर रहे हैं होदेदाह बंदरगाह, ये कहां पर है, ये यमन के पास में है। तो यमन से क्या कंडीशन है, अच्छा, हाउथी विद्रोहियों जो है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर, इससे इजराइल का किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये सारी चीजें एज स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ योर मेन एग्जामिनेशन, जैसा कि आप जानने की यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और आपकी मुख्य परीक्षा में ये बहुत ज्यादा क्या करेगा, काम देगा, है ना। तो आईआर में आपको ये सब चीजें प्रिपेयर करनी होंगी, स्पेशली मैपिंग के पर्सपेक्टिव में भी आपको मैप भी अपना क्या करना होगा बच्चों, तैयार रखना होगा, क्योंकि वहां पे प्रश्न आपसे आ सकते हैं। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है ना। तो अभी हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने बात की यहाँ पे कि होदेदा जो बंदरगाह है उसको लेकर के यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो कहानी निकल के आई यहाँ पर, कि भाई उस पे इजराइल ने क्या किया है, यहाँ पर अटैक किया है। अब अटैक अगर किया है तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर तो यहाँ देखिए लोकेशन इसका कहाँ पर है, सबसे पहले ये देखेंगे तो यमन के वेस्ट कोस्ट पे है। देखिएगा यहाँ पर कहाँ पर है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यमन, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर हो गया ईस्टर्न कोस्ट, ये हो गया आपको यहाँ पर, तो ये रहा आपको होदेदाह जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 1 सेकेंड, ये रहा आपका वेस्टर्न कोस्ट, है ना, हाँ, अलोंग द रेड सी और द ऑन द तिहामा कोस्टल पेन, यमन का पश्चिमी तट लाल सागर के किनारे तिहामा तटीय मैदान पर क्या है, ये उससे क्या है आपको यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप सबसे पहले देख लीजिएगा। अब आप बात करते हैं कि जो यहाँ पर होदेदाह बंदरगाह पर इसने अटैक किया इजराइल ने, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है ना, सबसे पहले ये भी देखेंगे यहाँ पर। तो यमन्स चीफ सी पोर्ट हैंडलिंग ह्यूमैनिटेरियन एड फ्यूल एंड कमर्शियल इंपोर्ट्स ऑल्सो, ये यमन का मुख्य बंदरगाह है जो मानवीय सहायता, ईंधन और वाणिज्यिक आयात का प्रबंधन करता है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर, यानी ये जो वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ यमन। यमन के संदर्भ में ये क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो महत्वपूर्ण चीजों का जो निर्यात या आयात आप कहेंगे यहाँ पे, या उसका मैनेजमेंट, वो यमन के वेस्ट कोस्ट से ही क्या है किया जाता है। अब आते हैं यहाँ पर इसके बारे में, होदेदाह बंदरगाह के बारे में आपने देखा। अब क्या क्या यहाँ पर इसके फीचर्स के बारे में आइए देखते हैं थोड़ा सा कि क्या है ये, है ना। फीचर्स में इक्विप्ड विद द मॉडर्न डॉकिंग फैसिलिटीज, यानी यहाँ पर ये जो है जो भी आधुनिक मॉडर्न डॉकिंग फैसिलिटीज के साथ है, की लाइफलाइन फॉर मिलियंस एमिड वॉर ऑल्सो, और आधुनिक डॉकिंग सुविधाओं से सुसज्जित है, युद्ध के दौरान लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण जीवन रेखा के रूप में ये काम करता है। वेल शील्ड इन इटालो ऑटोमन वॉर एंड पाइवटल इन पास्ट रीजनल पावर टसल्स ऑल्सो, यानी इटालो ऑटोमन जब युद्ध हुआ था 1911 और 12 के बीच में, तो गोलीबारी की गई थी, तो पिछले क्षेत्रीय शक्ति संघर्षों में ये महत्वपूर्ण रूप से उभर कर सामने आया था।
उसके अलावा रिसेंट इजरायली नेवल स्ट्राइक टारगेटेड 2 key piers. अ पियर इज अ रेज स्ट्रक्चर दैट रेजेस अबव अ बॉडी ऑफ द वाटर लिंक टू अलीग आर्म्स ट्रांसफर. हाल ही में जो इजरायली नौसैनिक हमले ने कथित हथियारों के हस्तांतरण से जुड़े 2 प्रमुख घाटों, जिसमें कि एक ऊंचा ढांचा है और एक जो है ऊपर की ओर उठता है, को निशाना बनाया. तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम लोग होदेदाह पोर्ट के बारे में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये यमन के क्या है, वेस्टर्न कोस्ट पे है. और उसके अलावा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, सभी मामलों में. जैसे अगर देखा जाए ऐड हो गया, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स, फ्यूल्स, इन सब के कंटेक्स्ट में यमन के लिए होदेदाह बंदरगाह का अपना क्या है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है. अब आते हैं ये यमन के बारे में थोड़ा जाने की, जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं कि यमन का क्या महत्व है ना, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यमन. तो सबसे पहले देखेंगे लोकेटेड, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द रेड सी कनेक्टिंग मैरीटाइम ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया ऑल्सो. स्थिति इसकी देखेंगे लाल सागर के प्रवेश द्वार पर रणनीतिक रूप से स्थित है. यूरोप, उसके अलावा अफ्रीका और एशिया के बीच समुद्री व्यापार को ये जोड़ता है. तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये यूरोप को एज वेल एज अफ्रीका को एज वेल एज एशिया के बीच में जो समुद्री व्यापार है, जिसको हम लोग बात अगर देखा जाए तो जो मैरीटाइम ट्रेड है, इसको ये क्या करता है, इनहांस करता है. इसकी सीमाएं, बाउंड्रीज के बारे में देखेंगे यहाँ पर तो सऊदी अरेबिया, ओमान, सराउंडेड बाय अरेबियन सी, गल्फ, अदन एंड द रेड सी. यानी इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ है, सऊदी अरब, ओमान, अरब सागर, अदन की खाड़ी और लाल सागर से ये क्या है, यहाँ पर घिरा हुआ है. तो ये जो है यमन की स्थिति है, जो आपने देखी कि भाई दिस इज इंपॉर्टेंट. अब आते हैं यहाँ पर इसमें जो महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल फीचर्स है यमन के कंटेक्स्ट में. तो यहाँ देखेंगे द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंट अल नबी शू अयूब मेकिंग द टॉलेस्ट पीक ऑन द अरेबियन पेनिनसुला. सबसे ऊंचा स्थान माउंट अल नबी शुएब है, जो इसे अरब प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी बनाता है. अब आते हैं तिहामा तटीय मैदान, जो आपने अभी देखा कि होदेदाह जो पोर्ट है वो तिहामा के आसपास में यहाँ पे देख रहे हैं. तो ये क्या है, लाल सागर तट के साथ एक गर्म और आर्द्र निचली भूमि पट्टी है, जो सऊदी अरब से लेकर अदन की खाड़ी तक फैली हुई है. ये बेसिकली क्या है, अ हॉट एंड ह्यूमिड लोलैंड स्ट्रिप अलोंग द रेड सी कोस्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया डाउन टू द गल्फ ऑफ अदन. सो दैट इज वाई इसके जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स को भी अगर आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है. ठीक है. हाँ, उसके अलावा जैसे यहाँ पे नदियों के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन सी नदी है, तो वादीज, जो कि सीजनल रिवर है और बहुत ही प्राचीन जो है यहाँ पर जल चैनल के रूप में एक काम करती है. तो बेसिकली वादीज लाइक वादी हद्रामौत जो है सर्व एज एंशियंट वाटर चैनल्स इंपॉर्टेंट फॉर सीजनल फार्मिंग एंड सेटलमेंट पैटर्न्स ऑल्सो. तो वादी हद्रामौत जो है, ये वादियां प्राचीन जल चैनल के रूप में काम करती हैं, जो मौसमी खेती और बसावट के पैटर्न के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है. So now what about the rivers? The country has no perennial river, relying heavily on rainfall fed bodies and underground aquifers for water. तो यमन के बारे में आप देख रहे हैं तो इस देश में कोई भी बारहमासी नदियां नहीं हैं. यहाँ पानी के लिए वर्षा पर आधारित वादियों और भूमिगत जल वृत्तों पर बहुत अधिक निर्भरता है. तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द यमन, क्योंकि यमन के बारे में आप देख रहे हैं. अब आते हैं कि ये हौती कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जो कि पिछले साल भी बहुत चर्चा में रहा, पिछले साल से ही ये आप लोगों को सुनने में मिल रहा है. सो हौती रिबेल्स कंट्रोल पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न यमन इंक्लूडिंग होदियादाह. तो ये देखना है, जो हौती विद्रोही हैं ये होदियादाह के साथ साथ उत्तरी यमन के कुछ हिस्सों पर इन्होंने क्या किया है, कब्जा कर लिया है. और backed by Iran, they oppose Saudi-led coalition and have to targeted Israel with missiles and drones. ये ध्यान रखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये बेसिकली जो हौथी रिबेलियंस है, इनको ईरान के द्वारा समर्थन मिला हुआ है और ये सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं. मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल को ये क्या करते हैं, निशाना बनाते हैं. So Israel alleged ports like Hodeidah are used for military logistic prompting strikes. इजराइल का आरोप है कि होदेदाह जैसे बंदरगाहों का इस्तेमाल सैन्य रसद के लिए किया जाता है, जिसके कारण हमले होते हैं. ठीक है ना. तो यहां पर आप देखेंगे कि इजराइल ने जो अटैक किया है, तो इजराइल ने ये बात क्या क्या अटैक किया है कि ये यूज हो रहा है किस पर्पज से, ये खास तौर से विद्रोहियों के लिए जो मिलिट्री वेपन्स होते हैं
आर्म्स होते हैं उसके लिए हौदेदाह पोर्ट का यूज हो रहा है, जिसके कारण हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो है इजराइल ने कहा कि वो इस कारण यहाँ पर हौदेदाह पर उसने क्या किया, अटैक किया। सो बेसिकली डियर ऑल स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा कि इंटरनेशनल रिलेशन से आपके क्वेश्चंस आते हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आपको यहाँ से जो है हौती रिबेलियंस है ना, विद्रोही जो हैं, उसके अलावा ईरान का क्या रोल है, इजराइल का क्या रोल है, यमन की क्या कंडीशन है। सो दीज आर द अभी क्या कि दीज आर मोर जो है रेलेवेंट टॉपिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, सो यू हैव टू बी मोर फोकस्ड ऑन दिस ऑल्सो। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज पर, और अगला न्यूज क्या है भाई, आइए देखते हैं यहां पर। तो यह है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में अकॉर्डिंग टू द यूएन, यूनाइटेड नेशन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 की रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन, यानी भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसमें कि 146.39 करोड़ क्या है, हम लोग यहाँ पर क्या है जो आबादी है, सरपासिंग चाइनाज 141.61 करोड़। अब आप सोच लीजिए कि हमने चाइना को क्या किया, पछाड़ दिया है। चाइना का यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 141.61 करोड़ के जो है ये है, और भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आप आंकड़े देख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर करेंगे कि ये क्या है और इससे क्या जो है इस रिपोर्ट के क्या मायने हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो मेन बात है, जो मेजर बात है, जैसे कि 146 यहाँ देखिएगा, यानी दुनिया की आबादी में, यानी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश जो है वो भारत बन चुका है 146.39 करोड़ के साथ। वी आर द लीडिंग नेशन, ओके। अब इसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हम लोग यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, इंडियाज स्टेटस एज पर द रिपोर्ट, सो लेट्स हैव अ लुक। हम लोग इस पे थोड़ा सा अबाउट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड जो है रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में देखा जाए। UN report says that the population is expected to grow 170 करोड़ before starting to dip in about 40 ईयर। यानी संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि लगभग 40 वर्षों में जनसंख्या में गिरावट शुरू होने से पहले ये बढ़कर 170 करोड़ हो जाएगी। देखिए जो जो ये जो है रिपोर्ट है एज पर द UN रिपोर्ट, इसमें आप देखेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो UNFPA जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो रिपोर्ट आई है, तो UNFPA ये किसके द्वारा जारी होता है और क्या है ये, आइए देखते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग महत्वपूर्ण बातें यहाँ देखेंगे। अबाउट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, है ना, ये देख सकते हैं, यानी UNFPA के द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा इसे जारी किया गया है। अब और कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर, की हाइलाइट्स थोड़ा सा देख लें कि इस रिपोर्ट की क्या की हाइलाइट्स हैं। टोटल पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू रीच 1.46 बिलियन इन 2025, द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हम दुनिया के सबसे अधिक आबादी जो है हो जाएंगे 1.46 बिलियन के साथ ही 2025 में। TFR यानी इसमें इसका मतलब ये होता है कि कंट्री का टोटल फर्टिलिटी रेट है ना, हैज डिक्लाइन टू 1.9 फॉलिंग बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1। यानी आप ध्यान रखिएगा, हम पॉपुलेशन में जरूर आगे बढ़े हैं, बट जो फर्टिलिटी रेट कहा जाता है कि देश की कुल प्रजनन दर जो है वो घटकर 1.9 हो गई है, जो कि पहले कितना था, वो पहले 2.1 हुआ करता था। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है। टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, पॉपुलेशन हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर बढ़ा है, ठीक है ना। तो अब आइए देखते हैं यहाँ पर की हाइलाइट। द TFR मेजर्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अ वुमेन इज एक्सपेक्टेड टू हैव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव एज। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि TFR हम लोग बोलते किसको हैं, कुल प्रजनन दर किसको बोला जाता है, तो TFR जो होता है एक महिला के द्वारा अपनी प्रजनन आयु के दौरान अपेक्षित बच्चों की संख्या को मापता है। यानी जो कोई वुमेन होती हैं, है ना, तो वुमेन के द्वारा जो उसके कुल प्रजनन, यानी कि जब वो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एज जिसको बोलते हैं, टिल जब तक कि मेनोपॉज वाली स्थिति ना आ जाए, तो उस दौरान महिला जो है वो कितने बच्चे जो हैं वहां पर जो है कि कितने इस दौरान अपेक्षित बच्चों की जो संख्या है उसी को हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो ये आवाज समझिएगा, जैसे अगर इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें गिरावट आई है।
रिप्लेसमेंट लेवल TFR इज द रेट नीडेड फॉर ईच जनरेशन टू रिप्लेस द प्रीवियस जनरेशन पॉपुलेशन। अगर देखा जाए प्रतिस्थापन स्तर जो है वो TFR प्रत्येक पीढ़ी के लिए पिछली पीढ़ी की आबादी को बदलने के लिए एक आवश्यक दर है, और वो होना भी क्या है यहाँ पर जरूरी है ना। इसके संदर्भ में अगर देखा जाए कि TFR जो है अगर पिछला जो है उसके कंटेक्स्ट में। अब आइए यहाँ पर आते हैं फ्यूचर पॉपुलेशन के बारे में, अगर देखा जाए एस्टिमेट्स के बारे में। सो बेसिकली द पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 170 करोड़। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अनुमान है कि भाई हम जो है लगभग 40 वर्षों में जनसंख्या में गिरावट शुरू होने से पहले हम बढ़कर 170 करोड़ हो जाएंगे। ये कहीं का भी जब आप पढ़ते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें यही होता है कि एक बार क्या होता है जनसंख्या पूरी बूम पर जाएगी और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे लाइक कि अगर हम लोग देखा जाए तो हम क्या देखेंगे कि पहले हम क्या जाएंगे बूम पर इस तरह से जाएंगे, फिर धीरे धीरे क्या होते जाएगा, ये कम होता जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का क्या है यहाँ पर हिसाब है। अब आते हैं यहाँ पर 24% ऑफ द पॉपुलेशन इन द एज ऑफ ब्रैकेट ऑफ 0 से 14 एज कोहर्ट्स जो है इंडियाज यूथ पॉपुलेशन रिमेन्स सिग्निफिकेंट। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत की जो युवा आबादी है उसका अपना इंपॉर्टेंस है, महत्व है। क्योंकि अब आप सोच सकते हैं कि जब हम दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन वाले देश हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास अभी जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक बहुत बड़ी आबादी यूथ्स की है जो कि हमारे नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। 17% इन एज ग्रुप ऑफ 10 से 19 है, यानी 17% के आसपास 10 से 19 वर्ष के बच्चे हैं। 26% इन द एज ऑफ 10 to 24 है। 26% इसमें 10 से 24 वर्ष के बच्चे हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं हम एल्डर्स के बारे में, यानी अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इसमें जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी क्या स्थिति है। द एल्डरली पॉपुलेशन 65 एंड ओल्डर करेंटली स्टैंडर्ड्स एट 7%। मतलब अगर देखा जाए तो 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनकी आबादी 7% है। वर्कफोर्स यानी कार्यबल, तो रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत में 68% आबादी कामकाजी आयु की है, यानी अप्रोक्सीमेटली द रिपोर्ट एस्टिमेट्स दैट 68% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज ऑफ वर्किंग एज ऑफ 15 to 64। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या एक बड़ी आबादी है जो कि हमारे पास क्या है एज अ वर्कफोर्स के तौर पर हम लोग हैं। अब आते हैं यहाँ पर कि भाई जीवन प्रत्याशा की स्थिति क्या है भारत में, है ना। व्हाट इज द जो कंडीशन ऑफ जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। The life expectancy at birth is projected to be 71 years for men and 74 years for women। जीवन प्रत्याशा समझिएगा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 71 वर्ष है और महिलाओं के लिए 74 वर्ष होने का अनुमान है। मींस कि इतना ऑन एन एवरेज भारत में पुरुष जो है एवरेज अगर जिएंगे तो 71 वर्ष तक, और महिलाएं जो हैं वो 74 वर्ष तक क्या है यहाँ पर जिएंगी, ठीक है ना। तो देखिए ये जो अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे कि जो आप देख रहे हैं पॉपुलेशन के सिग्निफिकेंस को अगर देखा जाए तो इसके सिग्निफिकेंस को ये समझेंगे कि इस आबादी का, यानी खासतौर से जो हमारे पास कार्यबल है, इसका हम लोग बहुत अच्छा क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, स्पेशली फॉर आवर नेशन बिल्डिंग। अलग अलग जो है, और अभी हमारे पास क्या एक बड़ा जो है वर्कफोर्स है, वी हैव जो लार्ज नंबर ऑफ वर्कफोर्स। जैसे आप देखेंगे जापान में एक प्रॉब्लम समस्या क्या आ गई कि वहां एक बड़ी आबादी क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, बुजुर्ग हो चुके हैं। हालांकि वो तो बहुत वर्किंग, वो बहुत कामकाजी होते हैं, बट स्टिल ये भी एक समस्या होती है। तो एक समय के बाद, यानी आफ्टर 2040 और 45 के बाद हमारे यहाँ की भी जो आबादी है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, एज जो है वो धीरे धीरे अब क्या होगा, बढ़ेगा वहां पर। तो ये भी चीजें हैं कि इनको एक बेहतर रोजगार देना, है ना, एक बेहतर जीवन शैली देना। सो दिस इज ऑल आवर ड्यूटी टू स्पेशली टूवर्ड्स देम ऑल्सो। और इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल फर्टिलिटी रेट में कमी आई है, ध्यान रखिएगा। पॉपुलेशन हमारी बढ़ी है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है आप देखेंगे इसके कम होने का एक रीजन ये भी है कि आप देखेंगे जैसे अब भी क्या है कि लाइक एजुकेशन इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वुमेन का एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नाउअडेज मोस्ट ऑफ वुमेन बिकेम वर्किंग, ये नहीं कह रही हूँ कि सारी महिलाएं वर्किंग हैं, बट मोस्ट ऑफ वुमेन अब वर्किंग जो है उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है ना। महिलाओं का वर्क करना या उनका कार्य करना समाज में बुरा नहीं माना जा रहा है। तो धीरे धीरे अब क्या है, सोच बदली है। तो दैट्स वाई आप देखेंगे कि सारी चीजें फिर धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, चेंज होने लगती है। सो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का सेगमेंट आप सबको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जुड़े रहिए दिया आईएएस के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।